हेलो एवरीवन, एशियन टू मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 36 देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने जैसे कि बैटल ऑफ खंडवा कर ली थी, तो उसके बाद आज जो देखेंगे वो बैटल ऑफ चंदेरी से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर 36। तो इसमें देखते हैं हम बैटल ऑफ चंदेरी। तो ये कब हुई थी? 1528 में। तो मैं लिख देती हूँ बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, तो ये 1528 में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, बाबर ने डिफीट कर दिया था राणा संगा को। ठीक है, तो बाबर डिफीटेड एक तो राजपूत्स को भी इसने डिफीट कर दिया था इस बैटल्स में, एंड राणा संगा। ठीक है, और चंदेरी को जो है वो कैप्चर कर लिया था, तभी इसको बोला जाता है कि बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है कि राजपूत और राणा संगा को इसने डिफीट कर दिया था। इसके बाद मतलब यही वो युद्ध था, मतलब बैटल थी जिसके बाद वुमेन्स ने परफॉर्म किया था जौहर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जौहर और सती में जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है कि जो अफ़गान होते हैं ना ईस्टर्न वाली साइड में, यूपी वाली साइड में, वो जो है एक्टिव हो जाते हैं किसके अगेंस्ट में? बाबर के अगेंस्ट में। तो ये याद रखेंगे। मीनवाइल अफगान्स बिकम एक्टिव अगेंस्ट हिम। कौन से वाले होते हैं? ये जो ईस्टर्न यूपी वाली साइड में होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब ये अफगान्स कौन से थे जो कि बाबर के खिलाफ जो है वो भड़क जाते हैं या फिर उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो द अफगान्स के बारे में देखते हैं। तो ये ईस्टर्न यूपी वाले रीजन में होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो वीकनेस होती है वो क्या होती है कि इनके पास कोई लीडरशिप नहीं होती, कोई लीडर नहीं होता जो इनको लीड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इनकी पॉपुलर जो लीडर है उसकी कमी थी इनके पास। ठीक है, इसीलिए ये थोड़े वीक पड़ गए थे। लेकिन लेटर द मोहम्मद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, वो बिहार पहुंच जाता है, रीच्ड बिहार, एंड अफगान्स हेल हिम एज देयर लीडर। तो किसको लीडर मान लेते हैं? वो मोहम्मद लोदी को, जो कि किसका भाई था? इब्राहिम लोदी का। तो वो कहाँ पहुंच जाता है? बिहार वाले रीजन में। और जो सारे अफगान्स होते हैं वो इसे एज अ लीडर मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब बाबर जो है वो पैचअप कर लेता है एक एग्रीमेंट के ज़रिए इन अफगान्स के साथ। हालांकि उसकी जो ध्यान होता है वो सेंट्रल एशिया में रहता है, क्योंकि वो पहले भारत में बाबर जो है, मैंने आपको बताया था कि राणा संगा और नॉवल्स के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन उसका ध्यान फिर भी वो सेंट्रल एशिया वाली रीजन में तो रहता ही रहता है। ठीक है, लेकिन अब बाबर, अफगान्स भी जो है वो बाबर के खिलाफ हो गए हैं। तो अब बाबर क्या करेगा? इनके साथ भी एक एग्रीमेंट साइन कर लेगा, क्योंकि अभी उसका ध्यान उधर भी है ना, सेंट्रल एशिया में, इसीलिए। ठीक है, तो अब जो है बाबर को नौ जो आगरा से मूव करना पड़ता है बाबर को, कहाँ पे? कंधार दोबारा चला जाता है वो वहाँ पे। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द बाबर्स एडवेंट टू इंडिया की क्या क्या रीजंस बने कि जो बाबर को एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिला यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, तो वो देख लेते हैं अब। तो अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर्स एडवेंट टू इंडिया। तो इसमें क्या है, पहले हमने देखा था कि काबुल और कंधार वाले रीजन में उसने फोकस किया था। ठीक है, क्योंकि वो उसके एम्पायर का इंटीग्रल पार्ट बनते, इसीलिए गेव इंडिया सिक्योरिटी फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेजन्स फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। मतलब बाबर जब यहाँ पे आया तो ऑलमोस्ट 200 ईयर्स के लिए वो सारा जो भारत है वो उसी का बन के रह गया, और डिस्ट्रॉयड द बैलेंस ऑफ पावर इन दैट द एरिया। और मतलब बाबर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने सारी जो पावर है वो अपने अंडर ही कर ली, और एक पूरा एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, तो अगर हम लिखें तो यही लिखेंगे कि 200 ईयर्स तक उसने जो है एक बार इस्टेब्लिश करके चला गया, और 200 ईयर्स के तक जो है अपना ही मतलब फैमिली जो उसकी चलती रही वो राज करेगी अब, क्योंकि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिस्ट्रॉयड द बैलेंस ऑफ पावर
इन दैट रीजन, और साथ ही साथ में एस्टैब्लिश्ड द एम्पायर, मतलब इंडिया में उसने एम्पायर जो अपना एस्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है। और इंट्रोड्यूस किया था ए न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर इन इंडिया, जो कि गन पाउडर, मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोदी के साथ उसकी जो लड़ाई हुई थी। हालांकि इब्राहिम लोदी के पास ज़्यादा मैन पावर थी, लेकिन उस बाबर के पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी। तो इसने क्या किया, न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर जो है वो इंट्रोड्यूस किया। न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर इंट्रोड्यूस बाय हिम। और क्योंकि राणा संगा ने सोचा था कि हम बाबर को बुलाएंगे और ये दिल्ली पे अटैक करेगा और हम इस पे अटैक कर देंगे। मतलब राणा संगा ने सोचा कि बाबर जो है वो दिल्ली पे अटैक करेगा और राणा संगा जो है ये बाबर पे अटैक करेगा, लेकिन उल्टा हो गया। बाबर ने राणा संगा पर ही अटैक कर दिया, मतलब दिल्ली को तो अपना बनाया ही और साथ ही साथ राणा संगा पर भी अटैक कर दिया। बैटल ऑफ चंदेरिया भी हमने पढ़ा था, ठीक है। इससे क्या हुआ कि कोई भी सामने नहीं आया बाबर के लड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके पास गन पाउडर जैसे अच्छे हथियार और अच्छी टेक्नोलॉजी थी, तो उसके सामने लड़ने के लिए कोई राजी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बाबर के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी। ऑटो मीन्स खुद, मतलब अपनी खुद लिखी, ठीक है, जीवनी। तो उसको क्या बोला जाता है, तुर्के बाबरी। तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, बाबर की। तो ये जो है वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर माना जाता है बाबर का, ठीक है। तो ये वन ऑफ क्लासिक वर्क ऑफ लिटरेचर इन द वर्ल्ड जो कि लिखी गई थी बाबर के द्वारा, ठीक है। बाबर नामा भी लिखा गया था, पर्शियन ट्रांसलेशन की थी बाय अकबर रहीम खाने खाना ने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तो ये इसकी जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उसको बोला जाता है बाबर नामा। मतलब इसी को तुर्जुकी बाबरी को जो है पर्शियन में जो है वो ट्रांसलेट किया गया था। बाबर नामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। जिसके पीछे नामा आ जाता है ना वो पर्शियन से रिलेटेड होता है, ये याद रखेंगे आप। तो इसमें ट्रांसलेट किया गया था बाय, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा, तो अब्दुल रहीम खाना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसके द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था। और इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेट किया था वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इन इंग्लिश मैडम बैब्रिज। तो इंग्लिश में मैम बैब्रिज ने इसको कन्वर्ट किया था और पर्शियन में इसको अब्दुल रहीम खाना। और लिखी किसने थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, बाबर ने, ठीक है। इसने 2 पोएम्स भी लिखी थी, अब उसके बारे में देख लेते हैं। तो बाबर रोट पोएम्स कौन कौन सी है, एक तो दीवान, ये तुर्की में ही लिखी थी। सेकंड वन इज़ मुबैयान जो कि पर्शियन में लिखी थी। और लेटर ऑफ बाबर्स भी थे कुछ, उसको बोला जाता है रियाज है उजुर। तो ये लेटर्स थे ऑफ बाबर। इसने एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया था गार्डनिंग का, ट्रेडिशन ऑफ गार्डनिंग, जो कि हुमायूं के मकबरे में भी ना बना हुआ है। तो ये पूछ लिया जाता है कि ट्रेडिशन ऑफ गार्डनिंग जो है किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये बाबर, ठीक है। और कहाँ पे दिखता है आज भी, हुमायूं के मकबरे में, ठीक है। शाही माही गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे भी दिखता है, ठीक है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ रिलीजन एंड द सेक्टेरियन बाय गॉटरी, मतलब ये हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट भी देता था, तो सेकुलरिज्म वाला भाव था इसमें। सॉरी। तो अब बात करते हैं 1530 की, जब आगरा में बाबर की डेथ हो जाती है।
अभी जो है इसका टॉम जो है वो काबुल में है, ठीक है। बाद में इसके मरने के बाद जो इसका टॉम बनाएगा वो अफ़गानिस्तान में ही बनाया गया, ठीक है। बाबर जो था वो वाइन का बहुत शौकीन था, लोग इसको बहुत पसंद करने लग गए थे, ठीक है। और 5 साल तक इसने जो है वो राज किया भारत के ऊपर। और इसकी जो लाइफ थी वो एक स्ट्रगल्ड लाइफ थी। 5 साल के राज करने के साथ साथ ये 200 साल अपने जो है आगे इसके बच्चों को दे गया, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो इसकी थी उसने 200 साल तक राज किया, ठीक है। तो इसका रूल जो माना जाता है भारत में 1526 से 1530, क्योंकि 1526 में मैंने बताया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के साथ ये आया था, ठीक है, यहाँ पे। और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम हुमायूं को स्टडी करेंगे, ठीक है, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।